हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हम फंक्शन में जो टाइप ऑफ फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफ का सेक्शन ये चल रहा है हम लोग का। और आप लोगों को बताया गया था कि ग्राफ का एक बुक आता है, वो आप लोग ले लोगे, प्ले विथ ग्राफ। और उसमें अभी तक हम लोग 1 to 15 पेज में जो बेसिक ग्राफ्स दिया है वो पढ़ेंगे तब तक, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ग्राफ का बुक भी अगर पैरेलल में पढ़ोगे तो और अच्छा से क्लियर होगा। हालांकि ये जो हम लोग का फंक्शन का सीरीज आ रहा है, इसमें हम IIT लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाई जैसे बेसिक मैथमेटिक्स का जो कुछ टर्म्स होता है, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट, इस सब की चीज़ की वजह से थोड़ा दिक्कत आती होगी। लेकिन जो हमारा पुराना स्टूडेंट्स होगा, जिसको बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा से पता होगा, क्लास में वो लोग पढ़े थे, उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हालांकि जो न्यू स्टूडेंट्स हो और पहले से नहीं पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आता होगा। इस कारण से ही हम थोड़ा चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। जैसे मॉडुलस का टर्म्स आया था, मॉडुलस को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं फार्मूला के साथ, और कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए। हालांकि और ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आप लोग रेगुलर वीडियो देखना, और फिर आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी 3-4 दिन जो हम लोगों का चल रहा है ग्राफ का सेक्शन, इस दौरान ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं मिलेगा। तब तक आप लोग पीछे का कंप्लीट कर लेना। हम एक सीट भी शेयर किए हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो सीट आप लोग कंप्लीट कर लेना। हालांकि हम जो ये वीडियो दे रहे हैं, इस वीडियो के साथ हम अटैच कर देंगे सीट को भी। जो बाहरी स्टूडेंट हो, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, वो लोग भी सीट बना सकते हो, ठीक है। तो बनाना, और ग्राफ को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हालांकि ग्राफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस के लिए। अगर आप एक बार ग्राफ अच्छा से समझ गए, अच्छा से ग्राफ बनाना आ गया, फिर आपका कैलकुलस काफ़ी ईजी हो जाएगा आगे, ठीक है। तो ये पोर्शन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और इसमें हम लोगों को थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे ग्राफ का, उतना ही अच्छा आपका होगा ये पोर्शन, ठीक है। और एक बार अगर ग्राफ आपका अच्छा हो गया तो आगे हमेशा के लिए आपका ये काम आएगा, ठीक है। आगे का भी जो क्लास होता है, जैसे आप बीटेक या कोई और कोर्स को करते हो, तो वहाँ भी ग्राफ का काफ़ी काम पड़ता है, ठीक है। और कैलकुलस को भी डीपली समझने के लिए आगे हर सेक्शन में आगे ग्राफ का यूज होगा। इसलिए हम लोग ग्राफ को अभी ही काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बीच में कुछ जो टर्म्स आ रहा है, जैसे मॉडुलस का हम हालांकि ग्राफ पढ़ के निकल सकते थे, लेकिन लास्ट का पूरा वीडियो मॉडुलस के कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज पे आधारित था, और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे हम। उसी प्रकार और भी कुछ टर्म्स आएगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, लॉगरिथम, इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये 3-4 क्लास हम लोग का एक्स्ट्रा फंक्शन में हो रहा है। हालांकि जो पुराने बच्चे हमारे हैं वो रिवीजन कर लेंगे इसको, और जो न्यू स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए काफ़ी काम का होगा, ठीक है। तो बच्चे, हम लास्ट क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिए हुए थे, और उसको हम आज सॉल्व करते हैं होमवर्क को, ठीक है। क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला जो होमवर्क था वो था मॉड ऑफ x - 7 - 5 का मॉड इज लेस देन 3, ठीक है। यहाँ से x फाइंड आउट करना था। मॉड ऑफ x - 7 - 5 का मॉड इज लेस देन 3, ठीक है बेटा। यहाँ से x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो फार्मूला हम लास्ट क्लास में बताए थे। तो ये बाहर वाला मॉड अगर हटाएंगे, -3 इज लेस देन मॉड ऑफ x - 7 - 5 इज लेस देन +3। यहाँ से आप 5 को लेफ्ट साइड, मतलब 5 सब में ऐड कर दो, ये कह सकते हैं हम। ये क्या हो गया, 2 इज लेस देन मॉड ऑफ x - 7 इज लेस देन क्या हो गया बेटा, 8। अब हम दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को, ठीक है। इफ मॉड ऑफ x - 7 इज ग्रेटर देन 2, तो इस पार्ट को अगर सॉल्व करोगे तो x - 7 लेस देन -2 और x - 7 ग्रेटर देन +2। यहाँ से आप देख सकते हो x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 9। ये एक सेक्शन हो गया। अब दूसरा पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ x - 7 इज लेस देन 8। इसको जब सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला है हमारा -8 इज लेस देन x - 7 इज लेस देन +8, और सभी में 7 ऐड करोगे, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 15। ये दूसरा पार्ट है। अब हम इन दोनों पार्ट को, फर्स्ट और सेकंड को इंटरसेक्शन करेंगे और फिर फाइनल आंसर लाएंगे।
तो एक नंबर लाइन लिखो इंटरसेक्शन करने के लिए, सबको प्लॉट करो, -1, 5, 9 और 15। पहला रिजल्ट है लेस देन 5 और ग्रेटर देन 9। दूसरा रिजल्ट है -1 to 15। अब इनमें इंटरसेक्शन करना है तो -1 to 5 हो रहा है और 9 to 15 हो रहा है, यानी फाइनल आंसर हो गया -1 to 5 ओपन ब्रैकेट यूनियन 9 to 15 ओपन ब्रैकेट। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो था होमवर्क का वो हम बना रहे हैं, वो था मॉड ऑफ x - 3 - 5 का मॉड। ठीक है, इस ग्रेटर और लेस और इक्वल टू था 10। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। बस इसमें और इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं था, यहाँ पे इक्वालिटी है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं -10 इज लेस देन मॉड ऑफ x - 3 - 5 इज लेस देन +10 और 5 ऐड करोगे तो -5 इज लेस देन मॉड ऑफ x - 3 इज लेस देन 15। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो ये पार्ट होगा मॉड ऑफ x - 3 इज ग्रेटर देन -5, ये ऑल रियल के लिए सेटिस्फाइड होगा। हम बताए भी थे कि कोई भी मॉडुलस जो है वो नेगेटिव से ग्रेटर हमेशा होता है, तो ये इसको हम लोगों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल रियल में जो अगला रिजल्ट आएगा इस सेक्शन का वो ऑलरेडी कॉमन ही होगा, तो ये सेक्शन को हम इग्नोर भी कर सकते थे। ठीक है, अब इस पार्ट को लेके चल रहे हैं। इफ मॉड ऑफ x - 3 इज लेस देन 15, तब क्या होगा, -15 इज लेस देन x - 3 लेस देन +15, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -12 इज लेस देन x इज लेस देन 18, और यही इसका आंसर हो गया। यानी फाइनली इसका आंसर हो गया -12 to 18। यहाँ पर इक्वलिटी था, हम यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे इक्वलिटी को लेस देन इक्वल टू था ना, यहाँ भी इक्वलिटी लेके चलना है, सभी जगह इक्वलिटी का भी साइन रहेगा। ठीक है, तब भी ये ऑल रियल होगा, यहाँ पर इक्वलिटी डाल देंगे हम लोग, इक्वलिटी भी साथ में रहेगा और तब इंटरवल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद 2 और क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं और फिर हम लोग आज ग्राफ के सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट करिए। तो बच्चा हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, मॉड ऑफ x - 7 - 3 का मॉड। मॉड ऑफ x - 7 - 3 का मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 था। ये थर्ड क्वेश्चन था होमवर्क का, और इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। देखो, फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर k होता था तो क्या बताए थे, x लेस देन इक्वल टू -k और s ग्रेटर इक्वल टू +k। ठीक है, ये यूज करने वाले हैं। और बड़ा वाला जो मॉड है उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, मॉड ऑफ x - 7 - 3 लेस देन इक्वल टू -1 और मॉड ऑफ x - 7 - 3 ग्रेटर इक्वल टू +1। यहाँ से देखो, मॉड ऑफ x - 7 लेस देन इक्वल टू कितना, 2 और मॉड ऑफ x - 7 ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, और इसको सॉल्व करो तो x - 7 का जो वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच होगा, यानी -2 इज लेस देन इक्वल टू x - 7 लेस देन इक्वल टू +2, और लिख रहे हैं, और मतलब यूनियन करना है, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, x - 7 लेस देन इक्वल टू -4 और x - 7 ग्रेटर इक्वल टू +4। और अब देखो, इस सेक्शन को अगर सॉल्व करोगे तो क्या देगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या, 9 और x लेस देन इक्वल टू कितना, 3 और s ग्रेटर इक्वल टू कितना, 11। ये सब सारा के सारा आंसर होगा, इसमें इंटरसेक्शन कहीं भी नहीं है। तो फाइनली जो इसका आंसर हो जाएगा वो -∞ to 3 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 to 9 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 11 to ∞ क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये हम लोगों का होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन था, और होमवर्क का फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम अब बता रहे हैं, मॉड ऑफ x -
5 माइनस 7 का मॉड इज ग्रेटर देन 9 है। ये होमवर्क का 4th क्वेश्चन था, ठीक है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो देखो बाहर का मॉड हटाओगे तो x माइनस 5 का मॉड माइनस 7 लेस देन माइनस 9 और x माइनस 5 का मॉड माइनस 7 इज ग्रेटर देन प्लस 9। अब इस दोनों को लेके चलो आगे। मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन माइनस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 16। यहाँ देखो ये नो सॉल्यूशन दे देगा और ये सेक्शन क्या देगा, x माइनस 5 लेस देन माइनस 16 और x माइनस 5 ग्रेटर देन प्लस 16। अभी तो रिजेक्ट हो गया, इसको लेके चलो। x इज लेस देन माइनस 11 और x इज ग्रेटर देन 21। फाइनली इसका आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 11 ओपन ब्रैकेट यूनियन 21 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो बेटा एक ऑब्जर्वेशन हम आप लोगों को बता रहे हैं जिसमें क्रिटिकल पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। जैसे देखो 7 3 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ठीक है। और जिसमें आंसर इंक्रीज मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 5 7 9, तो उसका आंसर थोड़ा ईजी रहता क्योंकि उसमें एक सेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही पिछला 2 में था। पिछला 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो वहाँ पे देखो इंटरसेक्शन करना पड़ा था। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्रिटिकल पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो वहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर एक तुम्हारा क्या ऑल डीएल आ गया था, तो वहाँ इंटरसेक्शन करने से हम लोग बच गए थे। तो एक ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि अगर क्रिटिकल पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, स्टैंडर्ड होता है ना, और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो वो थोड़ा इजी होता है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा ट्रिपल मॉड वाला भी क्वेश्चंस होता है, तो हम अभी पूरा मॉड का क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, हम ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाएंगे और वहाँ पे सीट भी डिस्कस करेंगे मॉडलेस के लिए, ठीक है। इतना काफ़ी है जितना बताए थे, बस आप लोग फार्मूला को अच्छे से याद रखना। और हम फंक्शन में अब जो है मॉडलेस का ग्राफ का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप लोग समझना सही से, ठीक है। तो बच्चे अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं। हम लोग का मेन मुद्दा है ग्राफ सीखना अभी, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शंस को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसका ग्राफ समझ रहे हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू मॉड x या y इक्वल टू मॉड x, ठीक है। तो देखो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। 0 से बड़ा के लिए y इक्वल टू x लाइन था, नहीं डेफिनेशन मॉडल्स का था मॉड x इक्वल टू x जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो x अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू x लाइन होता है, ये 45 डिग्री बनाएगा, नहीं। और 0 से कम के लिए y इक्वल टू माइनस x लाइन होगा, ये भी 45 बनाएगा। और ये कंप्लीट ग्राफ जो है यही ग्राफ है मॉड ऑफ x का। और आप ग्राफ से स्पष्ट है इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप देख सकते हो ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो x के अलोंग क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और y के अलोंग क्या है, 0 से इन्फिनिटी, यानी इसका रेंज है 0 से इन्फिनिटी। हम बताए भी थे डोमेन और रेंज। इसका डोमेन क्या है बेटा, ऑल रियल, और इसका रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, जो कि ग्राफ में भी आपका दिख रहा है, ठीक है। यही मॉडल्स का मेन ग्राफ है। अगर इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे तो क्या होगा, हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। जब मॉडल्स में बाहर से कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे वगैरह, तो काफ़ी डिटेल में आगे हम बताएंगे। अभी बस आप बेसिक ग्राफ को याद रखो। जब हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताएंगे तो वहाँ पर हम मॉडल्स का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग समझना बाकी चीज़ को, ठीक है। चलते हैं आगे। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का अगला टाइप था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है। f(x) इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, और इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, मॉड x अपॉन x या x अपॉन मॉड x। ये तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 0, और 0 के लिए अलग से 0 डिफाइंड किया गया है। ये डेफिनेशन है सिग्नम का, ठीक है। इसको और थोड़ा अगर एक्सप्लेन करेंगे, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो रहा है जब x इज ग्रेटर देन 0,
क्योंकि अगर 0 से बड़ा होगा तो मॉड x की जगह पे क्या लिखते हैं x, और तब कैंसिल होकर क्या देगा 1, और -1 देगा जब x इज लेस देन 0, 0 देगा जब x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल होगा और जो रेंज होगा -1, 0, 1 होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे रहा है 0 से ज़्यादा के लिए y इक्वल टू 1 लाइन है, 0 से कम के लिए ये 1 पे है, उतना ही नीचे होगा -1। यूनिट स्केल इक्वल लेना है ऊपर और नीचे। ये है y इक्वल टू -1 लाइन, और 0 पर अलग से 0 भी दिया है, ये भी एक पॉइंट इंक्लूड है, ये पॉइंट भी ग्राफ में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये पोर्शन है y इक्वल टू 1, ये पोर्शन है y इक्वल टू -1, और 0 के लिए अलग से 0 है। ये जो कंप्लीट ग्राफ बना है यही y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x का है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम करवाते हैं। अगर पूछेगा सिग्नम ऑफ 1 तो क्या बोलोगे 1, सिग्नम ऑफ √3 क्या बोलोगे 1, यानी 0 से बड़ा कुछ भी रहेगा तो 1 होगा। अगर पूछेगा सिग्नम ऑफ -5 तो क्या बोलोगे -1। अगर पूछेगा सिग्नम ऑफ 0 तो क्या बोलोगे 0, है ना। तो ये एग्जाम्पल में दिख रहा है 0 से कम कुछ भी इनपुट रखेंगे तो आउटपुट सिर्फ -1 देगा, 0 से ज़्यादा कुछ भी इनपुट रखेंगे तो आउटपुट सिर्फ 1 देगा, और 0 पर एग्जैक्टली 0 दे रहा है। ठीक है, नोट करिए। तो बेटा हम सिग्नम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करवा दे रहे हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। मॉडुलस चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था तो इसी कारण हम मॉडुलस का प्रॉपर्टी और क्वेश्चन करवा दिए, क्योंकि उसका हर जगह क्वेश्चन के अंदर यूज होते रहता है। ठीक है, बट सिग्नम के लिए बस बेसिक कॉन्सेप्ट ही जानना है, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह सब नहीं है। तो ग्राफ कुछ देखते हैं। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x -1। ये एक ग्राफ IIT में आया हुआ है, IIT के क्वेश्चन में इस ग्राफ का काम पड़ा था। ठीक है, देखो डायरेक्ट ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं आता है, ग्राफ का यूज होता है अच्छा क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए ग्राफ को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर y इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x है तो कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x -3 है तो कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x² + 2x + 5 है तो कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x है तो कैसे बनाएंगे। ये 4-5 ग्राफ है जिसको कि हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा सही से। देखिए फर्स्ट नंबर है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x -1। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्नम का जो इनपुट है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इनपुट पॉजिटिव पे आउटपुट y इक्वल टू 1 देगा, अगर इनपुट नेगेटिव होगा तो क्या देगा -1, और इनपुट 0 जहाँ होगा वहाँ क्या देगा 0। ठीक है, इसी तरह पे ग्राफ बनेगा। तो क्या लिखोगे आप 1 कब, जब ये पॉजिटिव होगा यानी मॉड x इज ग्रेटर देन 1, -1 कब, और मॉड x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞। इसके लिए y इक्वल टू 1 ग्राफ देगा। ठीक है, अभी हम लोग मॉडुलस पढ़े थे उसका भी यूज हो गया। और -1 ये कब देगा, जब इनपुट नेगेटिव होगा यानी मॉड x इज लेस देन 1, और मॉड x लेस देन 1 कब होता है, जब x का वैल्यू -1 से +1 ओपन ब्रैकेट, 0 देगा कब, जब मॉड x इज इक्वल टू 1, और मॉड x 1 कब होता है, जब प्लस और -1 होगा। तो ये हमारा डेटा है, इसी डेटा पे इसका ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेट रहना। देखो ये 1 है और ये -1 है। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा और -1 से कम के लिए y इक्वल टू 1 लाइन है। y इक्वल टू 1 लाइन कैसा होता है, x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है, यानी 1 से आगे और -1 से पीछे भी यही होगा।
बट -1 से 1 के बीच के लिए क्या बताया गया है, -1, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा ये लाइन, ठीक है। और एग्जैक्टली 1 और -1 पे 0 होगा, ये पॉइंट भी इंक्लूड है ग्राफ में, ठीक है। फाइनली जो ग्राफ बन के आया है यही ग्राफ है सिग्नम ऑफ mod x -1 का, ठीक है बेटा। इसको नोट करिए, फिर आगे का हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ mod x का। बस सोचना ये है कि इसका इनपुट कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है और कभी कभी जीरो होता है, नहीं लेस देन जीरो तो कभी भी नहीं होता है। यानी 1 होगा कब, जब mod x पॉजिटिव होगा। तो mod x पॉजिटिव क्या होता है, x बिलोंग्स टू R नोट के लिए, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो के लिए। और जीरो होगा जब mod s इक्वल टू जीरो। और mod s इक्वल टू जीरो कब होता है बेटा, जब x इक्वल टू जीरो। बस बहुत ही आसान है। देखो, जीरो से आगे y इक्वल टू 1 लाइन होगा, जीरो से पीछे भी y इक्वल टू 1 लाइन होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली जीरो पे एक पॉइंट यहाँ रिमूव कर जाएगा। और यही ग्राफ जो है वो सिग्नम ऑफ mod x के लिए होगा। तीसरा क्वेश्चन था सिग्नम ऑफ x -3। तो देखो बेटा, इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 3। -1 कब होगा, जब x लेस देन 3। 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 3। ये डाटा हो गया, इसी पर ग्राफ बनेगा सिग्नम के लिए, ठीक है। तो देखो, थ्री, तो हम देख पा रहे हैं 1 ऊपर नीचे -1। 3 से आगे के लिए क्या था, y इक्वल टू 1 लाइन। 3 से पीछे के लिए क्या है, y इक्वल टू -1 लाइन। और एग्जैक्टली 3 के लिए क्या है, 0। और यही ग्राफ हो गया सिग्नम ऑफ x -3 का। नेक्स्ट 4th नंबर जो हमारा क्वेश्चन था, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ क्या है, x² प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पर देखो, ये जो इनपुट है ये क्वाड्रेटिक है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, 4 -20 -16। और a क्या है, पॉजिटिव, यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसा कि हम पढ़े थे, यहाँ लिख दे रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c हमेशा पॉजिटिव होता है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और a पॉजिटिव हो। ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये कभी ना तो जीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा। तो क्यों नहीं हम y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 लिख दें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू सिर्फ 1 होगा, ठीक है बेटा। तो यानी y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन ही बना दो तो काम चल जाएगा, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 1, ठीक है। बस यही हो गया y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5 का, या 1 भी कर सकते, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट करो। तो हम एक और क्वेश्चन जो हम दिए थे उसको बता देते हैं। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x था बेटा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अगर हम साइन स्क्रीन का बात करें, 0 π/2 पाई, 3 π/2, फिर से 2 पाई, 5 π/2, 3 पाई एंड सो ऑन। इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें नहीं, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, ठीक है। और इस पर क्या होता है, 1, इसमें माइनस, यहाँ 0, यहाँ 0 वैल्यू होता है इसका। तो अगर हम इसको डाटा लिख दें, ऐसे इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख देते हैं सिग्नम ऑफ साइन एक्स का जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा कब, जब साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से पाए, तो उसमें 2n पाई जोड़ दो, 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई ओपन ब्रैकेट -1 होगा। जब पाई से 2 पाई तो 2n पाई प्लस पाई टू 2n पाई प्लस 2 पाई। 0 होगा जब x इक्वल टू n पाई,
ये डाटा हो गया, हालांकि इसका ज़्यादा काम नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम। चलो ग्राफ बनाते हैं, समझना सही से। π/2 पाई ये सब इक्वल लेंथ पे रखना है। 3π/2 2π आगे तक ले देते हैं थोड़ा ताकि समझ में ठीक जाए। 5π/2 3π -π/2 -π -3π/2 -2π सो। ठीक है, तो बेटा आप देख पा रहे हो कि 0 से π तक क्या मिलेगा 1। अब 1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ लगभग, है ना, क्योंकि ये 1.5 के करीब है, 1.57, तो 1 इतना। तो हाइट भी मेंटेन रखना है, ठीक है, जितना ये है ना उतना ही होगा, ऊपर 1 नीचे -1। ग्राफ पेपर पे सब दिया रहता है तो वहाँ सही से हम लोग मेजर कर सकते हैं। सावधानी से बनाओ। ये है y=1 लाइन, 0 से π तक y=1 लाइन मेंटेन रहेगा। π से 2π तक y=-1 लाइन रहेगा। फिर 2π से 3π तक y=+1। ये एकदम 1 के सामने सामने रहना चाहिए, ठीक है। एंड सो ऑन, आगे भी जाएगा। -π से 0 तक y=-1 लाइन रहेगा। फिर -2π से -π तक y=+1 लाइन रहेगा। एक स्टेप ऊपर एक नीचे ऐसे चलते जाएगा। और 0 पे क्या होगा 0, ये पॉइंट भी ग्राफ में इंक्लूड है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं यही ग्राफ है y=सिग्नम ऑफ sin x का। और भी बहुत सारा ग्राफ इसमें आ सकता है, तो आप प्रैक्टिस करोगे अपना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में सिग्नम फंक्शन देख चुके हैं, और उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखो बुआ, f(x) ऐसे वाला होता है बॉक्स x, शॉर्ट में बोलते हैं बॉक्स x। इसका मेन नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, और जो इसका रेंज होगा वो ऑल इंटीजर्स, ठीक है। जेड या आई से डिनोट करते हैं इंटीजर्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक है। द इंटीजर which is smallest and nearest to x is called greatest integer of x। और इसी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ये बिग ब्रैकेट के साथ, ठीक है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो बेटा, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट। तो कोई भी जो नंबर होता है वो दो इंटीजर के बीच लाई करता है, तो उसमें जो छोटा वाला इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे अगर n इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन n+1, तो इन सभी नंबर के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो छोटा वाला यानी n होगा, ठीक है। n इज एनी इंटीजर हियर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी हम देख ले रहे हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.2, तो ये 5.2 5 और 6 के बीच लाई कर रहा है, तो उनमें छोटा इंटीजर सेलेक्ट करोगे तो क्या लोगे 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.9, ये भी 5 और 6 के बीच है, इसका भी 5 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ओनली 5, इसका भी 5 ही होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2, तो ये -3 और -4 के बीच है, तो इनमें छोटा इंटीजर कौन है -4।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.8 ऑल्सो -4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 ऑल्सो ये -3 होगा। इंटीजर्स का सेम हो जाता है, ठीक है। 5 का 5 हो गया, -3 का भी क्या होगा -3। बाकी देखना जब इंटीजर है तो सेम हो गया, बाकी देखना है किन दो इंटीजर के बीच है तो सेलेक्ट करेंगे और छोटा वाला इंटीजर उसका रिजल्ट देता है हमेशा, ठीक है। तो आप लोग नोट करो, जल्दी से आगे देखते हैं। तो बेटा हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बॉक्स ऑफ 5/3 ये 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 हो जाएगा। बॉक्स ऑफ 7/9 ये 0 पॉइंट समथिंग है, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बॉक्स ऑफ 25/3 ये 8 पॉइंट समथिंग है तो क्या हो जाएगा 8। बॉक्स ऑफ -7/2 ये -3.5 है तो क्या हो जाएगा -4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब हम ग्राफ देखते हैं पहले, उसके बाद प्रॉपर्टी भी बता देंगे, ठीक है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ पे समझना सही से, इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, इन सभी के लिए जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि 0 से 1 के बीच जो भी नंबर्स होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2, इन सभी नंबर के लिए y इक्वल टू बॉक्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, इसके लिए y इक्वल टू बॉक्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा नेगेटिव की तरफ भी ले सकते हैं। इफ -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0, इन सभी के लिए y इक्वल टू जो बॉक्स x है, बॉक्स हम रफ में बोलते हैं, ऐसे इसका मेन नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, -1 होगा। इफ -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन -1, इसके लिए जो बॉक्स x का वैल्यू है वो -2 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस प्रकार हम ऑल रियल नंबर में डाटा कलेक्ट कर लिए हैं और अब इसका ग्राफ में यूज करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से साफ पेज में एक्सरसाइज बनाओ, कोशिश करना इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनेगा ग्राफ, ठीक है। देखो बेटा, यूनिट स्केल ध्यान रखना है सही से, 1 इक्वल लेंथ पे रखना होता है, 1 2, जितना एक्यूरेसी इसमें रहेगा उतना ही अच्छा ग्राफ बनेगा, ठीक है। 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे देखो 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इतना ही डाटा काफ़ी होगा, हम इसको बनाते हैं, ठीक है। समझना सही से। देखो बेटा, 0 से 1 तक के लिए जो है डाटा क्या है, y इक्वल टू 0, 1 पे ओपन ब्रैकेट देना, ठीक है। 0 पे इक्वालिटी रहेगा। और 1 से 2 तक के लिए क्या है, y इक्वल टू 1, डाटा में दिख रहा है। 1 से 2 के लिए y इक्वल टू 1 कैसा होगा, x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन, जहां पर ये ग्राफ खत्म हुआ ठीक वहां पे स्टार्ट होगा अगला, यहाँ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। एकदम सीधा सीधा रहेगा, सीढ़ी जैसा बनेगा, इसका नाम भी है स्टेप फंक्शन, ठीक है। 2 से 3 तक के लिए y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 4 के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। एकदम ये इसके सामने होना चाहिए, ठीक है। ये इसके सामने होना चाहिए, 3 के सामने, ये 2 के सामने। ये यहाँ से लाइन पास कराएंगे ना, इसके खाली स्पेस से निकलना चाहिए और यहाँ पे टच करना चाहिए। अगर 2 बार कट कर जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, या गैप रह जाएगा, मतलब यहीं पे छोड़ दिए तब भी अनडिफाइंड होगा। फंक्शन होने का रूल क्या है कि एक्स का y एक्सिस का जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है वो सिर्फ एक बार कट करना चाहिए, एक से अधिक बार नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए कट, मतलब कि जैसे एक से कम बार, यानी कि कट नहीं करेगा तब भी अनडिफाइंड होगा फंक्शन, नहीं। तो अब इसी प्रकार इधर भी चलेगा,
-1 से 0 के लिए देखो डाटा क्या है, -1 y इक्वल टू फिर -2 से -1 के लिए y इक्वल टू -2 है। -2 से -3 से -2 के लिए y इक्वल टू -3 होगा। सो एकदम ये एक्यूरेसी मेंटेन रखना है ना। और जो ब्लू कलर का ये ग्राफ बना है यही ग्राफ है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आप ग्राफ से देख सकते हो कि x के लॉन्ग ग्राफ क्या है, ऑल रियल नंबर है। देखो 0 से 1 भी है, 1 से 2 भी है, मतलब सब है। लेकिन y के लॉन्ग क्या 1/2 है ग्राफ? नहीं है। 3/2 है क्या? नहीं है। मतलब सिर्फ इंटीजर्स है 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका नाम भी है स्टेप फंक्शन। क्या नाम है? स्टेप फंक्शन। ऐसे हम इसको आगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब डिटेल में बताएंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताएंगे तब। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, GI फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी भी इंटीजर के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो सेम इंटीजर हो जाएगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 क्या होता है 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 क्या होगा -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर के लिए सेम होगा। आगे हम कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस कर दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, हम आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी को थोड़ा देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर। तो ये इंटीजर बाहर हो जाएगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम मान लो x का वैल्यू, पहले हम फार्मूला ले दे, बॉक्स ऑफ x प्लस 3 है, तो हम लिख सकते हैं बॉक्स x, 3 को बाहर से लिख सकते हैं। बॉक्स ऑफ x माइनस 5 है तो बॉक्स ऑफ x माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को बाहर निकाल सकते हैं और ये आसानी से समझ में भी आ सकता है। देखो जैसे मान लो x का वैल्यू हम 3.4 रखते हैं, तो 3.4 प्लस 3 क्या होगा 6.4, उसका बॉक्स कितना 6। इधर से देखोगे तो 3.4 का बॉक्स 3 प्लस 3 ऑल्सो 6। तो कोई भी x तो यहाँ वेरिएबल है ना, कोई भी x रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। ठीक है, तो ध्यान रखना। ऐसे हम इसको प्रूफ भी कर दे रहे हैं। प्रूफ करने के लिए हम अगला फार्मूला पढ़ लेते हैं, फिर प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, देखो कोई भी नंबर है उसको हम इंटीजर और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी इंटीजर को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और जो फ्रैक्शन है ना इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये अगला टॉपिक होगा हमारा। ये तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो है, और इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 से 1 के बीच होता है, ये ध्यान रखना है सही से। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम 5.3 लिखते हैं तो क्या लिखोगे इसको 5 प्लस 0.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.3 क्या होता है 5, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.3 क्या होगा 0.3, और फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, अगर हम मान लो ओनली इंटीजर रखते हैं 3, तो 3 प्लस 0 लिखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 क्या होता है 3, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 क्या होता है 0, यानी किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। ठीक है, 7 पॉइंट मान लो नेगेटिव में जाते हैं -7.2, इसको -8 प्लस 0.8 लिख सकते हैं। हम चाहते तो इसको -7 -0.2 भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखना पड़ा हमें। ठीक है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो तो -8 हो गया, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 0.8 होगा। इसको निकालने का एक और तरीका है, फ्रैक्शनल पार्ट को 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.2 लिख सकते हैं।
दैट इज 1 माइनस 0.2 और ये क्या देगा 0.8 देगा। इस प्रकार भी नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं हम, ठीक है। और नेगेटिव में भी अगर कोई इंटीजर है, मान लो -5, तो -5 + 0 लिखोगे, तो बॉक्स ऑफ -5 तो जानते ही हो -5 होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5 क्या होता है 0। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। हम डेरिवेशन ज़्यादा नहीं बताना चाह रहे, ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम बता दे रहे हैं, फार्मूला मेन फोकस करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। डेरिवेशन के लिए आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर आएगा उसमें डिटेल में हम डेरिवेशन करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। बॉक्स ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन बॉक्स x + 1। किसी भी x के लिए ये फॉर्मूला होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देखो इसको हम थोड़ा हिंट कर देते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जैसा कि हम देख रहे हैं x इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रिमूव करोगे तो x माइनस बॉक्स x देगा, और हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 से 1 के बीच, तो 0 से जो होगा x माइनस बॉक्स x 1 के बीच होगा। अब ये इसको इधर ले लो, तो बॉक्स x इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू इज लेस देन क्या हो गया बॉक्स x + 1, और ये तो रिजल्ट था हमारा, ठीक है। उसी प्रकार 5 नंबर x माइनस 1 इज लेस देन बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू x, इसको भी इसी मेथड से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 6 नंबर देखो बेटा हम एक एग्जांपल करवा दे रहे हैं, जो पिछला है हमारा कॉन्सेप्ट उस पर। जैसे अगर बॉक्स ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू 3 होता है, तो हम यहाँ से बॉक्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और बॉक्स x 5 कब होगा जब x का वैल्यू 5 to 6 होगा, 5 पे क्लोज ब्रैकेट 6 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। नोट करिए, और 2-3 प्रॉपर्टी हम कंप्लीट कर देते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। कुछ हम एग्जांपल्स पहले और देख लेते हैं। बॉक्स ऑफ x माइनस 2, थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। बॉक्स ऑफ बॉक्स x माइनस 2 बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। x निकालना है, ठीक है। देखो बॉक्स के अंदर भी बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर भी बॉक्स है, ठीक है। तो बेटा हम जो फार्मूला पढ़े थे अभी सेकेंड नंबर का, उसका यूज करते हैं। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक इंटीजर ही तो है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो बॉक्स ऑफ x प्लस ये इंटीजर बाहर हो गया, यानी बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 9। बॉक्स ऑफ x प्लस, फिर से वही प्रोसेस करो, और अब डायरेक्ट भी याद रखना, अगर ऐसा बॉक्स रहेगा तो अलग अलग सारा बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यानी 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स x इज इक्वल टू 9, तो बॉक्स x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 9/3 यानी 3, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 to 4 क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अगर ऐसा रहता है बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो अब डायरेक्ट बॉक्स खोलो, बॉक्स x प्लस बॉक्स x इज इक्वल टू 5 एंड 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x इज इक्वल टू 5, तो बॉक्स x इज इक्वल टू क्या हो गया 5/2। अब बताओ बॉक्स x यानी ग्रेटेस्ट चेंज का भी फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, दैट इज x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
6 नंबर, बॉक्स ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू बॉक्स x प्लस बॉक्स वाई, और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन होगा इफ दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0 से 1 होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y 0 से 1 होना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ में हम नहीं जा रहे हैं, इसको हम समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल रख करके। देखो x इक्वल टू 2.3, y इक्वल टू 5.1 रखो और ऐड करो, क्या हो गया बेटा 7.4 का बॉक्स कितना 7, और इंडिविजुअल निकालोगे इसका 2 इसका 5, 7 हो गया नहीं। अगर हम ऐसा करें x इक्वल टू 2.3, y इक्वल टू 5.9 कर लेते हैं, अब ऐड करो कितना आ गया 8.2 हो गया। इसका बॉक्स कितना होता है 8, लेकिन इस साइड से कितना होगा 2, 5, 7, तो 8 इज ग्रेटर देन 7, यानी कि दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम यहाँ 1.2 हो गया। जब फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से ज़्यादा हो जाएगा तब इनइक्वालिटी का साइन होगा, 1 भी होगा तब भी इनइक्वालिटी होगा। अगर यहाँ हम 5.7 रखेंगे तब इसका सम क्या होगा एग्जैक्टली 8, इसका बॉक्स तो 8 हो गया, लेकिन इधर से अभी भी 7 होगा नहीं, यानी दोनों फ्रैक्शनल पार्ट का सम अगर 1 या 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा कहाँ 2 तक हो सकता है मैक्सिमम, तब इनइक्वालिटी का साइन होगा, और अगर 1 से कम होगा तब इक्वालिटी का साइन होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम और भी लिख देते हैं, जैसे बॉक्स ऑफ x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो बॉक्स x प्लस बॉक्स y होगा जब 0 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का वैल्यू 1 के बीच होगा। अदरवाइज ये एक ज़्यादा होता है तो इधर के लिए 1 ऐड कर देंगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा, बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1 हो जाएगा जब 1 इज लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज लेस देन 2। ये 6 और 7 सेम फॉर्मूला है, अलग नहीं है, ठीक है। 8 नंबर देखो बेटा, बॉक्स ऑफ x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू a होता है तब x ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू a होगा, जहाँ पर कि a बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो x भी ग्रेटर इक्वल टू 5 ही होगा, यानी x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अगर बॉक्स ऑफ x ओनली ग्रेटर देन a होता है तब x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू a प्लस 1 होगा, यहाँ पर भी a बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगा देखो, जैसे बॉक्स ऑफ x अगर ग्रेटर देन मान लो 5 है तो x का वैल्यू अगर 5.3 भी रखोगे तो बॉक्स क्या होगा 5 नहीं होना चाहिए, 5 से अधिक होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू जो है आपको 5 प्लस 1 से ज़्यादा और बराबर रख सकते हो, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इसमें 6 टू इन्फिनिटी। अगर बॉक्स ऑफ x इज लेस देन a तब x भी लेस देन a होगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a होगा, यहाँ पर भी a इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, अगर बॉक्स ऑफ x लेस देन 3 है तो x भी लेस देन 3 ही होगा, 3 से कम जैसे 2.9 रखोगे तो बॉक्स क्या होगा 2, मतलब सेटिस्फाई करेगा इसको, नहीं। इसको सोचना अच्छा से, इस पर हम और भी एग्जाम्पल्स करवा देंगे। 11 नंबर, बॉक्स ऑफ x अगर लेस देन और इक्वल टू a है तब x जो है ना वो लेस देन a प्लस 1 हो जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर बॉक्स ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5 है तो x का वैल्यू 5.9 भी रख सकते हो, उसका भी बॉक्स क्या होगा 5, यानी कि x जो है वो लेस देन 5 प्लस 1 होगा, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 6 ओपन ब्रैकेट। तो बेटा ये 11 फार्मूला इसके अंदर हम बताए हैं और इस पे हम कुछ अच्छा एग्जांपल्स करवा देंगे आप लोगों को, यहाँ तक रिवाइज कर लेना सही से। हम मेनली ग्राफ अभी पढ़ा रहे हैं लेकिन बीच में हम फार्मूलाज को डिस्कस कर दे रहे हैं, और कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि जो है सो सर बेसिक मैथमेटिक्स को ही पहले पढ़ा देते, तो हम बेटा मेरा कहना है कि हम लोग 12th का क्लास पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो 12th का टॉपिक पढ़ रहे थे, 11th का सारा टॉपिक तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स और ट्रिगोनोमेट्री इसका काफ़ी ज़्यादा काम पड़ेगा कैलकुलस में। तो अब कैलकुलस शुरू करने से पहले हम फिर से पूरा ट्रिगोनोमेट्री और पूरा बेसिक तो नहीं पढ़ा सकते हैं,
तो फिर भी हम ये कोशिश करते हैं, जैसे फंक्शन में अभी हम जैसे मॉडुलस अगर नहीं पढ़ाते और ये नहीं पढ़ाते तो बहुत आगे निकल गए रहते, लेकिन हम बीच में इसको डिस्कस कर इसलिए दे रहे हैं ताकि सभी का जो पुराने स्टूडेंट्स उसका रिवीजन हो जाए और जो न्यू स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा, ठीक है। हालांकि और डिटेल में पढ़ना है तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको रेगुलर देखना। आगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी दिक्कत होगा वैसे स्टूडेंट्स को, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो कैलकुलस में डेली काम पड़ता है उसको अच्छा खासा, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी हम बेसिक मैथमेटिक्स के बाद अपलोड करेंगे 11th के लिए, तो वहाँ से आप कम से कम बेसिक और ट्रिग्नोमेट्री को पूरा अच्छा से देख लेना, तब आप IIT के लिए कैलकुलस समझ पाओगे अच्छे से, है ना। हालांकि बोर्ड लेवल के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ये सब चीज़ बोर्ड लेवल में उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। जब हम बोर्ड का जब वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, जो लोग ओनली 12th बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हो तो वो लोगों के लिए हम अलग वीडियो ऑलरेडी डालेंगे, तो काफ़ी इजी सेक्शन होगा वो, ठीक है। हालांकि होता क्या है, कुछ बच्चे पढ़ते तो हैं ओनली बोर्ड के लिए, लेकिन जो है सो क्वेश्चंस अब IIT लेवल का देखने लगता है तो वहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। फंक्शन अब जो 12th का सिलेबस है, नया रिवाइज सिलेबस है, उसमें फंक्शन बस 1 या 2 लेक्चर का है, तो जो कि हम ऑलरेडी बोर्ड करके हम अलग उसका अथी कर लेंगे, एक चैनल स्टार्ट करेंगे अलग, एक सीरीज बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, न्यू सिलेबस के लिए, ठीक है। उसमें हम ओनली बोर्ड का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, फिर वहाँ 100% समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना होता है, बस कॉन्सेप्ट समझो और बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। चूँकि हम IIT के क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं डिटेल में, इसके लिए हम लोग को डिटेल कॉन्सेप्ट भी चाहिए, इसीलिए हम डिटेल में कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहे हैं। तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना और हर फार्मूला के बारे में थिंकिंग करना है इस पर, ठीक है। और अगले क्लास में हम इस पर और 4-5 क्वेश्चन होगा तो करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।